हेलो मेरे प्यारे टेंथीज, आई होप दैट एवरीवन इज डूइंग वेल। सब लोग लगे होंगे पढ़ाई करने में। आज से ठीक 1 मंथ 4 डेज बाद आपके प्रोड स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो सभी के सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और मुझे पता है आप कर भी रहे हैं। यही वो 1 मंथ है जिसमें आप पूरी स्टोरी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पूरी स्टोरी का मतलब अगर आपने अभी तक की आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, इस 1 मंथ में लग जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ 3 काम करो, पढ़ो खाओ सो जाओ, बस सिर्फ यही करना है आपको। ये मंत्र याद करो 1 मंथ के लिए, और फिर उसके बाद जब आप पेपर में बैठोगे तो यू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द योर पेपर। ठीक है, बस इस चीज़ को याद रखते हुए पूरी कड़ी मेहनत करते रहना, और आई होप दैट एवरीवन इज डूइंग, कर भी रहे होगे। ठीक है, डरना नहीं है। इस 1 मंथ में बहुत कुछ पलटा जा सकता है, बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें तो करने नहीं आया हूँ, बस सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि अगर इस 1 मंथ में आपने अपने थोड़ा सा भी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और आपको लगता नहीं सब कुछ आता है, तो रिवीजन ना करें, टॉपिक्स वापस रिवाइज ना करें, इंपॉर्टेंट PYQs ना लगाएं और सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस बात को याद रखना बस। ठीक, अच्छा, आज मैं आपके सामने कौन सा टॉपिक ला रहा हूँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही हम लोग कंटिन्यू सेकंड पार्ट कर रहे हैं आज। प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लेना, ताकि आपको ये तो आ जाए कि हम कैसे क्वाड्रेटिक बनी बनाए इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज के टॉपिक में मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, 100% ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। आपको 4 मार्क्स सेक्शन डी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे जरूर मिलता है, और उधर 5 नहीं आया तो 3 मार्क्स में तो एक क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक की देखने को मिल ही जाएगी। तो अगर आपने आज का पूरा वीडियो लेक्चर देख लिया, उसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके बेस पे PYQs लगा डालना। ऑल्दो जो क्वेश्चन मैं चूज़ कर रहे हैं ये PYQs ही हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल, राइट। तो आज की वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ना, हर एक बात के नोट्स बनाते चलना, और जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, करा रहा हूँ आपको, वो सारे भी करते चलना। लेकिन हाँ, इन क्वेश्चंस को करना तभी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना आ चुका हो। मतलब अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो उसको फैक्टर तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करके कैसे किया जा सकता है। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाता, जैसे फैक्टर नहीं बन पाते हैं, ठीक है ना, तो फिर वहाँ पे हम लोग श्रीधराचार्य रूल यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू भी सॉल्व करते हैं। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में आपको मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। ठीक, तो आज अगर आपको 5 मार्क्स डी सेक्शन में कवर करना है तो इसको बहुत ध्यान से करना बच्चों। कितने मार्क्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कितने मार्क्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेट्स से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आई एम टेलिंग यू कि ये यहाँ पर आप 5 मार्क्स अपने बना लोगे पूरे। और जो सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये है। बच्चे परेशान है कहाँ से आ रहे हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन, अरे अगर क्वाड्रेटिक आएगा तो इनमें से ही आएगा, ठीक है, और नहीं आए यहाँ पर तो 3 मार्क्स में तो 100% है बच्चों, डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, इसीलिए इसका सेपरेट लेक्चर बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलो जानते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसका, ये सारे क्वेश्चन PYQ बेस पर ही हैं, ठीक है। हाँ, चलो आ जाओ। ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट चेंज नहीं हो रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, लेकिन एक सिचुएशन के बाद उसने बोला कि अगर इसकी स्पीड जो पर्टिकुलर है वो ना दे करके कुछ कम हो जाती तो उसको कितने घंटे लगते, देन इट विल बी टेकिंग 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप खुद से सोचो कि अगर हम पर्टिकुलरली मान लो मैं यहाँ से अपने घर जाता हूँ, रोज बाइक चला कर जा रहा हूँ और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, भाई जाम है धीरे धीरे जा रहे हैं अगर, तो और धीरे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी दिन मैंने अपनी स्पीड क्या कर दी 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो जाहिर सी बात है टाइम तो कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो उसने बोला भी है कितने घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो 3 आवर्स ही विल बी टेकिंग मोर। ठीक, चलो भाई क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कह रहा है कि बताओ उसकी यूजुअल जो ट्रेन की स्पीड थी, यूजुअल जो स्पीड थी ट्रेन की वो क्या है, वो हमें पता करनी है। तो ऐसे पर्टिकुलर में आप सबसे पहले क्या करा करो, क्वेश्चन पढ़ा लास्ट में आए, बस ये देखो क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। को नहीं मालूम, हम लेट कर लेंगे, बहुत आराम से इसकी क्वेश्चन बनाते हैं। लेट क्या लिखा, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अच्छा देख लेना कितना है, किलोमीटर पर आवर चलो, तो किलोमीटर पर आवर में ही क्वेश्चन को चलाना है। लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, मतलब वो अपने रेगुलर स्पीड जो है उसकी x किलोमीटर पर आवर की वजह से जा रही है। लेकिन अगर मान लो कि ये ट्रेन की बात हो रही है, जैसे आजकल ठंड का टाइम भी चल रहा है, कोहरा भी है, और उसमें इसकी ट्रेन की स्पीड क्या है, कम हो गई,
तो अब मैं बोलूँगा रिड्यूस्ड स्पीड, रिड्यूस कम हो गई ना भाई, तो रिड्यूस स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि रिलेटिव क्वेश्चन है। रिलेटिविटी का मतलब पहले वाली कंडीशन से रिलेट कर रहा है। जब नेक्स्ट टाइम पे जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो क्या हो गई, कम हो गई, तो रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, पहले x थी तो अब x माइनस 8 हो जाएगी। कितनी कम हो गई बच्चों, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल ऐसे ही स्टेटमेंट बनाना, मैं उन बेसिस पे बता रहा हूँ कि जब हम लोग के पास जो मार्किंग सिस्टम आती है बोर्ड की, तो उसमें किस तरह से स्टेटमेंट लिखे होते हैं, किन जगहों पे मार्क्स टीचर दे करके फुल मार्क्स देते हैं, कि मैं वो बता रहा हूँ। तो स्टेटमेंट में कमियाँ मत करना, ठीक। अच्छा, इस पर्टिकुलर में मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ अभी फिलहाल। तो रिड्यूस स्पीड हम लोगों ने लिख दिया। अब मेरी एक बात बताना, आपको जब भी ये स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन दिखे, चाहे वो ट्रेन हो चाहे कार हो, इफ समबडी इज देयर, तो बस मेरे बच्चे एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा टाइम के रिलेशन में बनाएंगे। किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिलेशन में बनाएंगे। सर ये टाइम के रिलेशन का मतलब, देखो भाई, एक है चीज जो बड़ी कांस्टेंट है, वो है 3 आवर्स मोर। कितना टाइम ज़्यादा, कितना ज़्यादा लग रहा है, क्या ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है। तो पहले ये पता करो कि पहले ओरिजिनल टाइम क्या था। अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से जा रही है तो टाइम कितना लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन विथ ओरिजिनल स्पीड, विथ ओरिजिनल स्पीड। बेटा ओरिजिनल स्पीड से अगर जा रहा है तो टाइम का फॉर्मूला सबको याद ही होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को उधर भेजा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 480। तो क्या लिख दिया, द डिस्टेंस इज 480 और स्पीड कितनी है, x है। चलो भाई, कितना टाइम लिख रहे हैं तो हम लोग इसको HR यानी कि R लिख देते हैं। नाउ अब टाइम क्या है, बढ़ चुका है, चेंज हो चुका है, तो क्या लिखेंगे, चेंज्ड टाइम विथ कितनी स्पीड है, चेंज टाइम, कितना टाइम चेंज, जब टाइम कितना चेंज हो गया ये पता करना है। अगर उसकी स्पीड कितनी है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो अब डिस्टेंस तो सेम है ना, उसने बोला सेम डिस्टेंस ले रहा है, तो सेम डिस्टेंस का मतलब है अभी भी 480 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन इस वक्त स्पीड कितनी होगी, x माइनस 8 हो जाएगी। कितने आर हो जाएगी, 480 अपॉन x माइनस 8 हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि ये ओरिजिनल टाइम है, ये चेंज टाइम है, और इन दोनों में डिफरेंस कितने आवर्स का है, 3 आवर्स का है। यही तो चेंज आया ना, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, बड़े प्यार से देखते हैं। एक बात तो बताओ, कौन सा वाला टाइम ज्यादा होगा, ये वाला ये वाला, बस सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, लॉजिक लगाओ थोड़े, कौन सा टाइम ज़्यादा लेगा, ये वाला कि ये वाला। ये कैसा क्वेश्चन है, चलो जानते हैं। इसमें स्पीड कितनी है, x है, कुछ भी है, मान लो 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर पर आवर है। इसमें कितने हो गए, 100 माइनस 8 यानी 92 हो गई, कम हो गई। अब एक बात बताओ कि जब स्पीड कम होती है तब टाइम ज़्यादा लगता है, करेक्ट है, या स्पीड ज़्यादा होती है तब, तो आप कहोगे सर बड़ी लॉजिक सी बात है ये तो, जब हम धीरे धीरे चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी यहाँ पर स्पीड क्या हुई है, कम हुई है, तो रिलेटिव टाइम इसके कंपैरिजन में ज़्यादा लगा होगा। और अब मैंने बात ये पूछी क्यों, सोचो, ये जो 3 आवर्स ज़्यादा दिखा रहा है, ये बस ये मोर लेस में मत जाओ, बस ये देखो ये 3 आवर्स ये है क्या, ये डिफरेंस है, दोनों टाइम्स का डिफरेंस है, वो टाइम जो ज़्यादा है और वो टाइम जो कम लगा है, उनके बीच डिफरेंस है, यही तो है। कौन सा टाइम ज़्यादा है, ये वाला, तो बड़े प्यार से आपने यहाँ पे लिखा 480 अपॉन x माइनस 8 टाइम ज़्यादा है, माइनस करा, फिर क्या लिखा, ये वाला टाइम कम था क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा थी, और कितना, यार कितने सिंपल इक्वेशन बन गई, द ग्रेटर टाइम देन शुड बी इट इज़ अ लेसर टाइम एंड देन दोनों का डिफरेंस इक्वल 3 आवर्स। कितना आसान है, 3 आवर्स ज़्यादा, 3 आवर्स लेस, अभी लेस में भी आएगा तो बच्चे कंफ्यूज हो, सर अरे ये तो इक्वेशन ही नहीं बन पा रही है। तो बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है, यहाँ से बस इतना देख लो कि कौन सी वाली स्पीड ज़्यादा है, कौन सी स्पीड कम है,
अब यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा है x माइनस 8। थोड़ी देर के लिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता और मैं ऐसे करता, बेटा एक जो टाइम लगा है वो है x 480 अपॉन x, और एक टाइम लगा है 480 अपॉन x प्लस 8। अब आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या ये वाली टाइम ज़्यादा लगेगा ये वाला? तो आप कहोगे सर ये वाला टाइम x है, ये वाला टाइम सॉरी ये वाली स्पीड x है, ये वाली स्पीड बढ़ गई। अगर ये वाली स्पीड बढ़ गई तो इसका टाइम तो कम लगेगा। इस वक्त टाइम कौन सा ज़्यादा होता? इसको पहले लिखते, इसको पहले लिखते और उसको बाद में लिखते। समझ में? इसलिए थोड़ा लॉजिक भी लगाना सीखो यहाँ से। ठीक, अब ये इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो गई, आपने इक्वेशन बना ली। अब क्या करें सर, क्या डायरेक्टली एलसीएम ले लिया जाए? क्या करना चाहिए? न्यूमरेटर में से जो सेम दिखेगा आपको हमेशा ऐसा दिखेगा, मतलब 90% क्वेश्चन दिखेगा, कुछ में से चेंज होता है, वो भी एक क्वेश्चन मैं लाया हूँ, वो भी आपको कराऊंगा। तो 480 कॉमन 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाहर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो नंबर होगा वो इसको कट भी करेगा। ठीक है ना, इसको कट भी करेगा, तो कर भी रहा है। अब बेटा क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा x, x माइनस 8 प्रोडक्ट x यहाँ पर, ये आपको मैंने पिछली क्लास में सिखाया था कि जब कभी भी एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम जो होता है वो डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट हो तो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई, इस वाले को इससे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई, इस वाले को इससे करा देते हैं। भाई सेम करना है x माइनस, अब जब इधर कराओगे तो माइनस x चलेगा और माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। भाई 480 यहाँ क्या कर रहा है, तो यहाँ भेज दो, तो मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट कर दो, 1 जा 60 160, यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई, मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, और बेटा अंदर इसको मल्टीप्लाई करा दो 1 अपॉन 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं आपको क्वालिटी इक्वेशन तक बना के छोड़ दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेना। ठीक, इतना तो कर लोगे आई गेस। ठीक, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, सॉल्व करना पीछे सीख चुके हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि सॉल्व करके भी कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ों को और भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आइए, तो 0 लिखा एंड 8 6 48 6 44 8 1, ठीक है, 16 8 वैसे 128 होता है, इज इक्वल टू कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 8x, इसको तरफ कर देते हैं, तो इस तरफ कर देते हैं, ध्यान से देखें बेटा, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी, पूरा देख लो कैसे। अब याद रहे जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ भी बहुत सारी गलतियाँ प्लस माइनस में आती हैं, किसको किधर ट्रांसपोज करें। मैंने बताया एक तरीका आपको एक्स स्क्वायर वाला जो है इसके कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव रखना है। अच्छा ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो अगर मैं ऐसा भेजूंगा तो नेगेटिव होगा, प्रॉब्लम आएगी, किसको प्लस बनाए किसको माइनस बनाए। तो सिंपल सी बात है, इसको यहीं पर रखो, इसको भेज दो उस तरफ, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये माइनस 128 इक्वल टू में क्या आ गया 0, इक्वल टू में क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है भाई, कोई समस्या है, समझ आ रही मेरी बात? ठीक है ना, तो अब बस इसको हम क्या कराएंगे, फैक्टराइज करा देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करा देंगे, और मिडिल टर्म स्प्लिट कराने के बाद x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x की दो वैल्यू आएंगी। अगर दोनों वैल्यू में एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू नेगेटिव आई है तो याद रखना हम लोगों ने स्पीड को x लेट किया है, हम यहाँ रिटार्डेशन वगैरह तो पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ पे याद रखना कि हम पॉजिटिव वाले को लेंगे और नेगेटिव वाले क्या कर देंगे, नेगेटिव वाले को हम लोग लीव कर देंगे। ठीक है ना, नेगेटिव वाले को हम लोग वी विल लीव द नेगेटिव वैल्यू। भाई दो रूट्स मिलेंगे, एक प्लस एक माइनस मिल सकते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस वाले को छोड़ देना और वहाँ लिखना पड़ेगा स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट इज वाई वी विल बी टेकिंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ एक्स हियर। ठीक, वहाँ से आपको स्पीड मिल जाएगी, ओरिजिनल स्पीड का पता चल जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? चलो ठीक है, और अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में करना, तो मैं ये जो इक्वेशंस बन रही हैं इसको सेपरेटली सॉल्व करके या सोल्यूशन आपको भेज दूँ। इसको करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको समझ में कम टॉपिक आएगा। ठीक है, और आपको एक टाइम बाद टायरिंग भी लगेगा। ठीक, चलिए इसलिए मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ यहाँ से, और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। मुझे कॉमेंट्स में इसके आंसर जरूर देना, आई विल बी वेटिंग। A train travels 360 km at a uniform speed if the speed had been 5 km per hour more। अब स्पीड बढ़ गई, हमको ओरिजिनल स्पीड अभी नहीं मालूम है, यहाँ पे दो चीज़ें पूछ ली गई हैं, एक तो स्पीड पूछी गई है और एक यूजुअल टाइम भी पूछा गया है। तो हमको स्पीड नहीं पता, तुरंत लिखा क्या, लेट ओरिजिनल या यूजुअल स्पीड लिख देते हैं, यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, bx किलोमीटर पर आवर। एक क्वेश्चन ये वाला भी कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर एक छोटा सा एग्जांपल बोलूँ, अगर एक लाइन के ऊपर एक लाइन और बना दें तो लाइन डार्क हो जाती है, एक क्वेश्चन के जैसा ही एक और क्वेश्चन बता दें तो क्वेश्चन पिछला वाला भी स्ट्रांग हो जाता है।
ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मेरा लेने का पर्पस ही यही है। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस है भाई। यूजुअल स्पीड से जा रही है, फिर स्पीड उसकी बढ़ गई, मौसम साफ हो गया, तो चेंज स्पीड, जो स्पीड चेंज हो गई वो क्या हो जाएगी? अगर पहली वाली x किलोमीटर थी तो अब बढ़ गई दूसरी वाली, मतलब बाद में इसकी स्पीड x+5 हो गई। तो दिस स्पीड हैज़ बीन चेंज्ड। दोनों ही कंडीशन में टाइम तो अलग अलग लगेगा, लेकिन जर्नी क्या है? सेम है, यानी कि अभी भी डिस्टेंस सेम जा रहा है। तो क्या लिखेंगे? टाइम टेकन टू कवर कितना किलोमीटर? 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, और कौन सी स्पीड से? विथ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है? 360, और स्पीड कितनी है बच्चे? x, तो इतने आवर्स लग जाएंगे। यही तो अभी सीखा था आपने। अब सेकंड केस में टाइम टेकन टू कवर, अच्छा अभी भी डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, कितना? 360 किलोमीटर। अब स्पीड कितनी हो गई? अगर अब देखें तो स्पीड बच्चों क्या है? अब स्पीड क्या है? x+5 हो गई, तो क्या लिख देंगे? x+5 हो गई। तो अब टाइम कितना लगेगा? 360 अपॉन x+5 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है ना? देखो मिल गया हम लोगों को, टाइम मिल गया, दोनों की कंडीशन मिल गई, एक ही टाइम है, एक ही टाइम है। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? बस भाई टाइम के रिस्पेक्ट में टेकन 1 आवर लेस। अब लेस और मोर से मतलब नहीं है, 1 आवर उसने बोल दिया लेस, टाइम में डिफरेंस क्रिएट हो गया, जो कि होगा। कितने घंटे का टाइम में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? 1 आवर का। तो पहले कौन सा टाइम बड़ा है? मन में सोच लो अपने, तो मन में सोच के बता देना पहले कौन सा टाइम बड़ा है। 1 मिनट का टाइम दो अपने आपको, वीडियो पॉज करो एंड थिंक अबाउट विच टाइम इज ग्रेटर, दिस वन और दिस वन। अभी मैंने आपको बताया था इससे जस्ट पहले, कौन सा टाइम बड़ा है ये आपको बता देना है। ठीक है, चलो अब चेक करो मैंने क्या बताया था। जो मैं बताता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, उसको अपने से मैच करो। ठीक है, ये टाइम, ये इसकी स्पीड क्या है? x है, स्पीड बढ़ गई। जहाँ स्पीड बढ़ी वहाँ पे टाइम कम लगता है, जहाँ स्पीड बढ़ी वहाँ पे टाइम कम लगता है, तो ये वाला टाइम इससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पहले किसको लिखेंगे? बड़े टाइम को, ग्रेटर टाइम को, ज़्यादा वाले टाइम को, ये तो टाइम है ज़्यादा। फिर किसको लिखेंगे? छोटे टाइम को, कम टाइम को, और दोनों का डिफरेंस भाई 1 आवर लेस मोर में मत जाओ, दोनों का डिफरेंस ही तो है, कितना? 1। जैसे वही करेंगे, क्या? 360 कॉमन ले लो, 1/x माइनस 1/x+5 इज इक्वल टू 1, यही तो होगा बच्चे। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद एलसीएम लेकर के इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं आपके लिए। 360 नीचे क्या आ जाएगा? x+5, x+5, और ये x+5 यहाँ जाएगा, और ये माइनस का x यहाँ, इज इक्वल टू में 1। x से x कैंसिल हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर तो 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 3 6 मल्टीप्लाई करा के मैं इधर भेज। ठीक है, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? x² + 5x - 1600 इक्वल टू, देखो आपकी भी इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? x² + 5x - 16 इज इक्वल टू 0। देख लो क्या कराया, x माइनस एक्स कैंसिल हो गया था, 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 0 0, 5 6 33, 5 3 15 3 18, सॉरी 5 3 1800। हाँ ठीक है, इसको बेटा 1800 कर लेना, 1800। ठीक है, और ये हमने अंदर मल्टीप्लाई करा x² + x × 5 5x, और इसको लगे हाथ यहाँ भेज भी दिया। ठीक, ये अब देखो वही क्वेश्चन है कि हम किस तरह से किसको ट्रांसपोज करें। x² पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो टेंशन नहीं लेने का, क्या इसको उधर भेज देने का। क्या आ गया? -800, 1800 आ गया। अब 1800 को फैक्टराइज करा के 5 लाना है, 1800 को फैक्टराइज करा के 5। अब सर ये क्वेश्चन बड़े प्रॉब्लम का, 1800 तो बड़ा नंबर है। चलो एक छोटी ट्रिक बताता हूँ। 1800 लिखा है, एक काम करो, इसको ऐसे ब्रेक कर दो, जो 2 zeros मिल जाए तो ब्रेक कर दो। ठीक है, इवन नंबर ऑफ जीरोस मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। 18 को फैक्टर कराओ, माइनस करके 5 क्या ला सकते हैं, सोचते हैं। तो 18 के 2 फैक्टर ऐसे कौन कौन से हैं? जब माइनस करा के हमको क्या बन रहा है? 5 बन रहा है। बिल्कुल बेसिक्स बताता हूँ, चलो 2 9s है ना,
तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1800 आ गया है। अगर इसमें नंबर में अगर बाई चांस ना बन पाए यहाँ पर, अगर याद रखना अगर आपको लगता है कि यहाँ पे नहीं बन पा रहा है तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या करोगे, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन पूरे का करा लो, पूरे का प्राइम फैक्टराइजेशन करा लो। ठीक है, तो भी हमारा आंसर इसमें बन सकता है। फिर आई वांट टू चेक इट। आई जस्ट वांटेड कि यहाँ से ट्रिक बनाई जा सकती थी। फैक्टर 7 बना रहा है, चलो फिर तो पूरे कर लेते हैं, वो प्राइम फैक्टर पूरा करके ही चेक कर लेते हैं कि क्या उसके प्राइम फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, और लाना माइनस करके ही है, तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस। प्राइम फैक्टर तो करने आते ही होंगे। ठीक है ना, अब इसको हमको माइनस करा करके क्या लाना है, 5 लाना है। पहले काम करना कि पहले नीचे स्टार्ट करते हैं, 3 3 9, 2 2 4, 9 5 45, 2 2 4 2 8, 8 5 40, 2 2 4 2 8। पहले नीचे स्टार्ट करेंगे, एक ऊपर से डायरेक्शन से और नीचे डायरेक्शन से, और कहीं ना कहीं आपको आंसर मिलेगा। देखो कैसे, 2 2 4 4 2 8, 8 5 40, इन तीनों का प्रोडक्ट कराएंगे कितना आएगा 40, 3 3 9, 9 5 45, और 45 और 40 का डिफरेंस क्या होता है, 5 ही तो होता है। ठीक है, तो अगर वो ट्रिक ना बन पाए कभी कभी तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको इस तरह से प्राइम फैक्टर करा करके मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए 2 फैक्टर पता कर लोगे। ठीक, तो यहाँ से एक फैक्टर 45 और दूसरा 40, इसको हटा दें। ठीक है, हटा दें, समझ गए हो क्या आई गेस कि किस तरह से हमें फैक्टर करना है और फैक्टर करके इसको सॉल्व करना है। 2 फैक्टर कौन कौन से आए थे, एक आया था 45 और एक आया था 40, तो भाई प्लस वैल्यू बड़ी है तो 45x माइनस 40x थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, इसलिए आपसे कहा है प्रीवियस वाला लेक्चर जरूर देखना। x कॉमन ले लो तो x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लो, माइनस का यहाँ पर ब्रैकेट में x प्लस माइनस माइनस प्लस 45 ही बचेगा भी। आप बहुत टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करना क्योंकि आपने फैक्टर सही सही निकाल दिए हैं, और 45 माइनस 40 भी चेक कर लिया, प्लस का 55 आ भी गया है, तो कोई टेंशन है नहीं यहाँ पर। x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो बेटा देखो यहाँ पर ये मैं बात पिछले वाले क्वेश्चन बताना चाह रहा था, आइदर दिस विल बी 0 आता होगा ये आपको ये बात, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 45, और दूसरी वाली अगर देखें तो x माइनस 40, माइनस 40 इक्वल टू 0 अगर लेंगे तो x की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे अब यहाँ पे आपने देखा एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे सेंस स्पीड, भाई स्पीड कुछ तो होगी ना ट्रेन में, नेगेटिव थोड़ी ना होगी। स्पीड ऑफ ट्रेन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, तो व्हाट विल टेक स्पीड ऑफ ट्रेन जो होगी यूजुअल, क्या लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन बी 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा इसका यूजुअल स्पीड उसकी रही होगी 40 किलोमीटर पर आवर। 45 इस पर नहीं हो पाएगा क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा है, तो उसकी वो लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको मार्क्स करते हैं अगर अपनी बात मेंशन नहीं करी, मान लीजिए आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं मान लीजिए, और आपने सब कुछ क्वेश्चन करा और ये 40 लिखा और यहाँ पे ये बात नहीं लिखी, सिंस स्पीड ऑफ ट्रेन कांट बी नेगेटिव, आपके मार्क्स कट जाएंगे वहाँ पे, डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू मार्क्स कट जाते हैं। और स्पेशली जिनकी 80 मार्क्स आते हैं उनकी कॉपी को चेक करने के लिए एटलीस्ट 4-5 जो हेड ऑफ द एग्जामिनेशन तक है वो भी लग जाते हैं, कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी मार्क्स एक्स्ट्रा तो नहीं चला गया। इसलिए अगर आपने बात नहीं लिखी तो इसको एक्स्ट्रा मार्क्स आपके यहाँ पे जो मतलब हो सकता है किसी टीचर ने दे दिया वो आपको यहाँ पे काट देगा, उस वक्त बहुत आपको अफसोस होगा, अरे ये होता तो हमारे हाफ मार्क्स बढ़ जाते और हमारे फुल में फुल दिख जाते, या 1 नंबर बढ़ जाता तो हमारे फुल में फुल दिख जाते। 100 का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि तैयारी जीत की और तैयारी फुल मार्क्स की होनी चाहिए। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो आ गई, अब कह रहे यूजुअल टाइम बता देते तो सही था। यहाँ देख लो यूजुअल टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारा तो चेंज हुआ ही नहीं है, और यूजुअल टाइम की वजह से यूजुअल स्पीड भी निकाल ली, तो कितने घंटे लगते अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से आ रहा होता, 9 आवर्स लगा। दोनों चीज़ बतानी है। अब मैंने ये अपने एग्जामिनेशन में हाफ ईयरली में क्वेश्चन दिया, ठीक है ना,
तो बच्चों ने क्या करा कि सबको आदत है स्पीड तक निकालने की। बड़ी काम क्या बताऊँ, सुन लो। बड़ी काम स्पीड तक निकालने, स्पीड निकाल छोड़ दिया। 5 मार्क्स क्वेश्चन था, 1 नंबर कट गया क्योंकि उसने टाइम नहीं निकाला। इसलिए क्वेश्चन देने का पर्पस है। और दो पिछला वाला क्वेश्चन जैसा ही था, है ना, वो वहाँ पे स्पीड निकाली थी। लेकिन यहाँ पर इस ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि आप अंत तक क्वेश्चन को पढ़ो और पूरी पूरी बातें आप बताओ, क्योंकि यहाँ पे स्पीड के साथ साथ उसने यूजल टाइम भी पूछ लिया है। ठीक है, चलिए, तो पूरा जब यहाँ तक दे दोगे तो 5 मार्क्स हैं। अच्छा, आपको चलो लगे हाथ ये बता देते हैं कि अगर मान लो कि ये क्वेश्चन होता और जो टीचर है वो चेक कर रहा है, और जो टीचर चेक कर रहा है तो उसकी स्टेप मार्किंग कैसे होती है, ये भी जानना चाह रहे हो, कभी कभी मन में आता होगा। तो उसकी स्टेप मार्किंग देख लो कैसे होती है। क्या करना होता है, जैसे जब टीचर व्हेन वी पीपल चेक, हम चेक करते हैं तो पहले देखते हैं कंडीशंस कहाँ तक है। अगर बच्चे ने ये वाली कंडीशन यहाँ तक बना रखी है, मान लो 5 मार्क्स क्वेश्चन है, कितने मार्क्स क्वेश्चन है, 5 है, ठीक है ना। अब मुझे मार्क्स देने हैं तो मैं कहाँ काटूंगा, ये इक्वेशन तक अगर बन गई, इस इक्वेशन तक अगर बन चुकी है तो पहले बात तो कंडीशन चेक करेगा, हाफ हाफ, यहाँ हाफ, और इक्वेशन तक बन गई तो यहाँ पर हाफ हाफ और हाफ, 2 मार्क्स स्कोर कर लिया। इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन आपने सॉल्व कर ली, पूरी वैल्यू निकाल ली, यहाँ तक मान लो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में आपने पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके कहाँ तक दोनों वैल्यू निकाल के ये पूरी बात लिख दी, तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये अगर टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये 1 मार्क आपको यहाँ, तो 2 + 1 3, 4 और 5, ये इसकी स्टेप मार्किंग होती है। मैं आपको स्टेप मार्किंग बताता चलूँगा कि अब भाई अगर एक भी स्टेप मार्किंग का फ़ायदा भी, स्टेप मार्किंग का नुकसान भी है। स्टेप मार्किंग में नुकसान उनका है जो फुल मार्क्स लाने वाले होते हैं, क्योंकि ऐसे स्टेप ना लिखने पर तो उनके मार्क्स कट भी आते हैं। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो ये भी देख लो, स्टिल हाँ भाई आगे चलो। तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्वेश्चन जनरली जो है वो आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर क्वाड्रेटिक जैसी कंडीशन बन रही होगी तो हम क्वाड्रेटिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं क्या कह रहा है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अच्छा, जो वहाँ वाले क्वेश्चन होगा मतलब 2 वेरिएबल वाला, तो उसमें बच्चों ऐसा होगा ना कि दोनों चीज़ें नहीं गिवन होगी, स्पीड ऑफ बोट भी नहीं पता होगी और स्ट्रीम की स्पीड भी नहीं पता होगी। यहाँ पर एक चीज़ पता है, स्पीड ऑफ बोट हमको पता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको पता करना है। तो लेट क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी कितनी, x किलोमीटर पर आवर ले लिया, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, जो ये स्ट्रीम है ये एक नेचुरल स्पीड होती है इसकी, स्ट्रीम इज फॉर्मिंग कैसे नेचुरली फॉर्म हो रही है ना, तो इसकी स्पीड पे हम इफेक्ट डाल सकते हैं क्या, हम ह्यूमन क्या इसकी स्पीड पे इफेक्ट डाल सकते हैं। डैम वगैरह बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, मैं सोच रहा तो डैम बना देंगे स्पीड रोक देंगे, वो नहीं बात हो। नेचुरली अगर वो पानी बह रहा है उसकी स्पीड पे हम इफेक्ट नहीं डाल सकते, इसलिए कभी भी स्ट्रीम की स्पीड चेंज नहीं होती है। स्पीड इसकी चेंज होती है बोट की। तो जो भी स्पीड बढ़ रही है या स्पीड कम हो रही है वो बोट की स्पीड में होगा। तो बोट या फिर मोटर बोट जो भी है, जो चीज़ें हैं वहाँ पे शिप है जो भी है, तो उसकी स्पीड में हम लोग प्लस और उसकी स्पीड में हम लोग माइनस कराएंगे। तो कभी भी यहाँ पर अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम x ले ली है तो x माइनस कुछ नहीं होने वाला है, x माइनस होगा बोट की स्पीड में। तो बोट की स्पीड है क्या 18, तो अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ, ये बात लिख दो कि गिवन क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मतलब अगर एक पॉन्ड में पानी रुका हुआ होता है उसकी, अब तो उसमें जो स्पीड होती है बोट की वो अपनी होती है, खुद की होती है, उसमें कोई बहाव का इफेक्ट नहीं होता है, करंट का या फ्लो का इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर पड़ेगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्योंकि खुद की भी तो स्पीड होगी ना, वो कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। अब स्पीड ऑफ बोट हमको मिल गया 18 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मिल गया x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम का केस। अब ये अप स्ट्रीम क्या है, जनरली बच्चे क्या इसको असेंबल कर देते हैं अप स्ट्रीम को उनको लगता है अप स्पीड बढ़ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात तो बताओ, जो रिवर्स का फ्लो है वो डाउनवर्ड होता है कि अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ आती है। भाई अगर गंगा गंगोत्री से निकल रही है तो वो कहाँ आ रही है, पहाड़ों में, क्या हिमालय में ऊपर चली आ रही है क्या, नहीं,
वो नीचे आ रही है, ठीक है। अगर पानी का बहाव नीचे की तरफ है, करंट का फ्लो, जो पानी का फ्लो है वो नीचे की तरफ है और मतलब डाउन साइड है, यानी कि डाउनवर्ड से, अपवर्ड नहीं है, और अगर हम लोग डाउनवर्ड ही जा रहे हैं अपनी बोट को लेकर के, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि अपवर्ड का केस क्या है, पानी अभी भी नीचे बह रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं, हम वाटर के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, वाटर का फ्लो इस तरफ है, हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हमारे को ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर जो बोट की स्पीड है अगर वो यूजुअल अपनी 18 से ही जा रही है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रही है, नहीं बढ़ा रही कुछ, तो अपने आप इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बस ये याद रखना कि वाटर का फ्लो डाउनवर्ड होता है, हम अगर वाटर के साथ जाएंगे, बोट अगर वाटर के साथ जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जबकि अपवर्ड में बोट की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो अपवर्ड में, अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड जो कि 18 हुआ करती थी वो 18 माइनस एक्स हो, कितनी कम हो जाएगी। कौन इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, कौन इसको अगेंस्ट कर रहा है, स्ट्रीम कर रही है, तो स्ट्रीम की स्पीड को ही 18 से माइनस कर, बात यहां दिमाग में छप गई, छाप लो बिल्कुल। अच्छा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी अगर बात कर ली जाए, तो बच्चे मेरे वो हो जाएगी 18 नॉर्मल में थी, डाउनस्ट्रीम पानी के साथ साथ जा रहे हैं। तो बचपन में साइकिल चलाई है, बहुत तेज हवा चलने लगती है तब क्या होता है, अगर हम हवा के साथ जा रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा है, कम मेहनत करनी पड़ी, तेज साइकिल चल रही, मज़ा आता है कि हम लोग उस विंड के जो फ्लो है उसके साथ जा रहे हैं। और भाई अगर उल्टी दिशा में चल रही, घर जाना है जल्दी, मम्मी ने बुलाया है, तब क्या कर रहे हैं, तेज चला रहे हैं, बहुत तेज चला रहे हैं साइकिल, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं जल्दी से, क्यों, क्योंकि हवा का फ्लो हमको रोक रहा है। यहाँ पे किसका फ्लो रोक रहा है, स्ट्रीम का, ठीक। तो स्पीड क्या हो गई, यहाँ बढ़ गई, यहाँ खुशी का माहौल, यहाँ दुख का, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही। हाँ चलो, तो अब क्या कह रहा है आगे, देखो फिर से वही बात आ रही है। उसने बोला जैसे ही आपके पास स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपने स्पीड बना लेनी है, ये जैसे मैंने बनाई, और डिस्टेंस गिवन है, गिवन डिस्टेंस क्या है लिख लेते हैं, गिवन डिस्टेंस है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया है, और रिटर्न टू द डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेम स्पॉट, सेम जो स्ट्रीम करता, मतलब मैं यहाँ से अपने घर क्या करते वापस स्ट्रीट आ गया, डिस्टेंस थोड़ा चेंज हुआ, अगर मैंने वो गलियाँ नहीं चेंज करी तो इस गली में तो मैं आ रहा हूँ, जाम लगा तो कहीं दूसरे के से आना पड़ेगा, तो गिवन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर का ही है, और पहले दिन बोट लेके आ रहे हैं, पानी भर गया, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, आप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो 80 माइनस एक्स, इस वक्त टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय बोट, कौन सी कंडीशन में, अप स्ट्रीम में, पहले हम लोग अप स्ट्रीम में कितना टाइम ले रहा है ये लिख लेते हैं, फिर डाउन स्ट्रीम में कितना लेगा वो लिख लेंगे, और दोनों का डिस्टेंस डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस बता देंगे किसके इक्वल है, देखो यहाँ लिखा होगा ये देखो टाइम देखो 1 आवर मोर, अरे मोर का मतलब प्लस नहीं करना कहीं, टाइम का डिफरेंस ही है वो, टाइम का डिफरेंस है वो, समझ लो, ठीक है। चलो भाई, अब स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 24 की स्पीड से आ रही है, सॉरी 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है, अप स्ट्रीम की स्पीड हम लोगों ने ये लिखी, यहाँ चिपकाई तुरंत से, ये चिपका दिया। अब डाउन स्ट्रीम में क्या है, अभी भी क्योंकि सेम स्पॉट पे तो डिस्टेंस तो वही कवर करेगा, 18 प्लस एक्स की स्पीड, 18 प्लस एक्स की स्पीड से जा रही है, तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चे, 18 प्लस एक्स लिख देंगे, तो एक ये टाइम लगा, एक ये टाइम लगा, दोनों में डिफरेंस देख लो, मैं यहाँ पे इक्वेशन बना देता हूँ। बेटा क्वेश्चन आपसे फिर से आ रहा है, किसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, डाउन स्ट्रीम में क्या अप स्ट्रीम में, जाहिर सी बात है कि डाउन स्ट्रीम में तो स्पीड तेज है, वहाँ टाइम कम लगेगा, यहाँ ज़्यादा, तो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस हो जाएगा, क्योंकि टाइम में डिफरेंस कितने का क्रिएट हुआ है, 1 आवर, 24 कॉमन ले लोगे, 1 अपॉन 18 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 18 प्लस इज इक्वल टू 1, सेम ले लिया, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 18 प्लस एक्स प्लस 18 माइनस का एक्स इज इक्वल टू 24, सॉरी मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 1, देखो एक्स से एक्स हो गया, 18 प्लस 18 हो गया 30, मल्टीप्लाई 24, नीचे देखोगे तो आइडेंटिटी बन चुकी है 18 का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 356, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्रॉस कराओ, इक्वेशन बनाओ, और एक्स की दो वैल्यू पता कर लो, नेगेटिव वाले को छोड़ देना, पॉजिटिव वाले को ले लेना। तो आई होप सो कि इन क्वेश्चंस के बाद ये टाइप 1 जो हम लोग कवर करें हैं, स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल अच्छे से दिमाग में छाप लिया होगा, ठीक है।
चलिए बसा लो बिल्कुल मन में। चलो अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, फिर से ट्रेन ट्रैवल वाला क्वेश्चन आ गया, इसकी भी क्वेश्चन जान लेते हैं। क्यों ये वाला क्वेश्चन डाला गया? हर क्वेश्चन में कुछ नयापन देखने को, कुछ नया सीखेंगे। जब आए हैं यहाँ पे क्लास लेने तो कुछ नया सीख के जाना है बेटा। यहाँ पे डिस्टेंस एक्चुअली चेंज है। एक बार ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर जा रहा है, और एक बार वो 72 किलोमीटर जा रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन ओरिजिनल स्पीड से। तो बस लेट करो ओरिजिनल स्पीड को, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है बेटा? x किलोमीटर पर आवर। अच्छा वो पिछला क्वेश्चन मैंने वहाँ पे इक्वेशन बनाने को बोला, आप करके देना मेरे को। इक्वेशन बनानी है और साथ में सोल्यूशन भी आपको देना है, क्योंकि अब अगर इक्वेशन का सोल्यूशन में बताने लगूंगा तो वो फिर टाइम वेस्टिंग भी है और आपकी प्रैक्टिस फिर हो नहीं पाएगी। ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन x हो गई है, एंड अगर मैं देखूँ कि बाद में स्पीड बढ़ गई तो चेंज हो गई, तो चेंज्ड इन स्पीड अगर मैं बात करूं कितने का हो गया, तो पहले x चल रहा था, अभी 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, ये प्लस हो गई, इसलिए मैंने प्लस लिख दिया। अच्छा अब इक्वेशन में जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा, और टाइम, अच्छा फिर हम आते हैं कि टाइम लिख लेते, टाइम कितना है? टाइम टेकन 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी। अब इस बार टाइम क्या है? 3 आवर्स उसने दे दिया है, ये टोटल जर्नी का है, ये टोटल है, ये सम होगा, ये डिफरेंस नहीं है, टाइम डिफरेंस नहीं है। मतलब एक्चुअली वो दो अलग अलग डिस्टेंस को कवर कर रहा है वो डिफरेंट स्पीड से। तो पहले वाली जो इसमें स्पीड डिस्टेंस है वो 63 किलोमीटर पर आवर है, जो कि मुझे नहीं पता कि कौन सी स्पीड है, पढ़ना पड़ेगा एक बार। ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड डिस्टेंस 63 एंड देन ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन। बच्चे मालूम क्या गलती करते हैं? जब वो 72 वाले को लिखते हैं कि भैया 72 वाले में कितना टाइम लगा, तो 72 को डिवाइड बाय 6 कर देते हैं, उनको लग रहा है 6 से क्या, नहीं भाई 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ गई है, ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में बनाएंगे इक्वेशन, टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर, पूरा स्टेटमेंट जब आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। टू कवर 63 किलोमीटर, अब 63 किलोमीटर वाला यूजुअल स्पीड से आ रहा था, तो टाइम कितना लगेगा? 63 अपॉन x आवर्स, सही बात है। अच्छा दूसरे केस में टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर, अब जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 72 किलोमीटर है। अब ये 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है बेटा, वो उसने 6 किलोमीटर पर आवर मोर, ज़्यादा, यानी कि ये वाली स्पीड से कवर करा है। लेकिन ये डिस्टेंस है कितना? 72, और कितना? x प्लस 6 आवर्स। तो अब जो इक्वेशन बनेगी उसने बोला भाई टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम तो इसने दे दिया, टोटल टाइम टू कवर द होल जर्नी इज इक्वल टू 3 आवर्स। तो बेटा ये इस बार जो 3 आवर्स है ये टाइम का, ये इन दोनों टाइम का डिफरेंस नहीं है, इन दोनों टाइम का सम। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे बच्चे? 63 अपॉन एक्स, 63 अपॉन एक्स से पहले लगे थे, और फिर लगा उसको 72 अपॉन एक्स प्लस 6, और दोनों का सम, दोनों का सम कितना हो गया? बोलो कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? सॉल्व करना आता है? नहीं आता तो देख लो, ऐसे मिले ना, x प्लस 6 मल्टीप्लाई विथ x, इस x प्लस 6 उससे मल्टीप्लाई कराओगे, और इसको यहाँ 72x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करा लेना, 63 x प्लस 6 इज 18 कैरी 1 6 6 36, ठीक है, प्लस 72x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 63x प्लस 72x कितना हो गया? 3 2 5 6 7 30, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करा, तो 3x स्क्वायर प्लस 6 3 18x, 3x स्क्वायर यही रखा हुआ है, सबको इधर भेज देना, यहाँ कर दिया 0, आगे कर दिया 0, 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 135x माइनस 37, तो 3x स्क्वायर माइनस करा तो 50 माइनस 8 7 12 माइनस 1, यहाँ से क्या पता करना है आपको? x की वैल्यू पता करनी है। चलो बच्चे लोग, ठीक है, बस मन से जुड़े रहो, मन से एकदम अच्छे से जुड़े रहो।
और मेहनत करते रहो। देखो मेहनत का फल टॉप होता है, नहीं करोगे बेकार है, मार्क्स आएंगे। 10th का रिजल्ट एक ही बार बनाना है, तो यही वो वक्त है, यही वो वक्त है जब आपने 10th के रिजल्ट को पूरी लाइफ के लिए बेहतरीन रिजल्ट के रूप में आप सामने रख सकते हो। नहीं तो फिर शर्माते रहना, मैं ऐसे मार्क्स आए नहीं थे कभी। और नेक्स्ट पे आओ, अब टाइप चेंज कर रहे हैं। टाइप चेंज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे अब स्पीड डिस्टेंस वाले जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन थे, इससे मैंने बढ़िया क्वेश्चन उसमें लिए और इसलिए बताया आपको कि भाई पक्के कर लेना, ये 4-5 क्वेश्चन जो आपको कराए हैं इनमें से एक आएगा जरूर, गारंटी से बता रहा हूँ मैं, गारंटी। पेपर लेके आओगे तो याद करो कि सर ने एक बताया था क्वेश्चन, एक क्लास ली थी जिसमें बताया था कि 5 मार्क्स हम पक्के कर ही देंगे। और आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर ये पूरा लेक्चर देख लिया आपने, 5 मार्क्स कहीं गए नहीं है। और ये समझ लो, ये मैं 5 बहुत कम लग रहा होगा आपको, लेकिन 12 चैप्टर में से एक चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर एक टॉप वर्ड प्रॉब्लम का टॉपिक है, उन टॉपिक्स में से मैंने आपको 5 मार्क्स कन्फर्म करें, ठीक है। अच्छा आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर जब उठा के देखोगे पिछले 10 साल के, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा 5 मार्क्स क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। लास्ट ईयर नहीं मिला, लास्ट ईयर 5 मार्क्स में लीनियर क्वेश्चन 2 वेरिएबल का ग्राफिकल डाल दिया था। जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो वो भी सिखा दूंगा कि कैसे है करना है, ठीक है। लेकिन 3 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाएगा, फिर तो थोड़ी सी इक्वेशन ईजी मिल जाएगी। लेकिन अगर 5 मार्क्स जाएगी तो यही आएगी, ठीक। अच्छा इन्हीं से वर्ड वो केस स्टडी भी बन जाती है, तो कंसेप्ट यहाँ से सीख लो। केस स्टडी तो किसी भी अलग से पढ़ने की जरूरत है भी नहीं मेरे अकॉर्डिंग, और उसकी भी मैं एक क्लासेस लगा दूंगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी केस स्टडी करा देंगे, ताकि एक बार आपको लैंग्वेज पढ़नी आ जाए। बाकी है सब यही, वर्ड प्रॉब्लम को उठा करके ही केस स्टडी डाली गई है। ये बच्चे लोग चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो। आपने क्लास 8th में ये डिस्टेंस एंड वर्क सॉरी टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, ठीक है ना। मैं आपने ये पढ़ा था कि जो डिस्टेंस जो टाइम होता है, बार बार डिस्टेंस से कर रहा है, जो टाइम और वर्क होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक बंदा है, चाहे कोई पर्सन ए है, और वो एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए मान लेते हैं 10 डेज लगाता है। कितने? 10 डेज। तो भाई मालिक साहब ने कहा कि भैया 1 डे में कितना का वर्क कर लोगे, 1 डे में कितना वर्क कर लोगे। तो क्या पूरे 10 डेज का वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो उन 10 डेज का एक पार्ट कर पाएगा, यानी कि 1/10 पार्ट कर पाएगा। तो ये जो 1/10 होता है इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता, कैपेसिटी। कि एक दिन में 1/2 करेगा, अगले दिन में फिर 1/2 करेगा, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 2/10। तीसरे दिन में 1/10 फिर कर लिया, ऐसे ही 10/10 करते हुए पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट दिन पहुंचेगा तो 1/10 10 दिन के काम को जब ऐड करोगे 10/10 आएगा, पूरा काम कंप्लीट। जो 1/10 आया ये एफिशिएंसी है। और ये जो वर्क टाइम वाले क्वेश्चंस होते हैं इसको एफिशिएंसी में ही डील करते हैं। ये टाइम का हमेशा रेसिप्रोकल होता है। मान लो उसे टोटल टाइम अगर 7/3 आवर्स लगे हैं, हाँ, जब आप इक्वेशन बनाओगे तो टाइम को एफिशिएंसी में कन्वर्ट करोगे। 7/3 आवर्स अगर उसे टोटल टाइम लगा है तो उसकी 1 डे की एफिशिएंसी 7/3 और 3/7 हो जाएगी। ये बस बात याद रखना, मैं भी बनाऊंगा तो देखना कहाँ पे है, ठीक है ना। एफिशिएंसी याद है, एफिशिएंसी क्या होती है? चलिए, अनिल टेक 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय वरुण टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। दोनों का ये काम पकड़ा दिया गया कि तुम देखो कितने देर में काम करोगे, तुम देखो कितने देर में काम करोगे। तो वरुण को 6 days कम लगे हैं, वरुण की एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो किसको कम लगे हैं और किससे कम लगे हैं? अनिल टेक 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय वरुण। अच्छा वरुण का नहीं पता ही नहीं है, तो लेट टाइम, पहले मैं टाइम को ही पता करूंगा क्योंकि लास्ट में ये पूछ भी रहा होगा, फाइंड द टाइम टेकन बाय वरुण, है ना। टाइम जो लास्ट में पहुंचे देखा है वही तो पता करना है भाई, लेट कर लेना। लेट टाइम टेकन बाय वरुण टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द गिवन वर्क। कितने डेज लगाया? बोला x डेज लगाया। इक्वेशन समझो कैसे बनानी है। कितने डेज लगाया? तो बोले x डेज लगा दिया, x डेज लगा दिया। अच्छा जी, अब अनिल टाइम टेकन बाय अनिल टू कंप्लीट द गिवन वर्क, उसको कितने दिन लगते हैं? 6 दिन कम लगते हैं, x - 6 डेज लग गए। अब दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग है, जाहिर सी बात है तभी तो उसको कम दिन में काम करा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन 1 डे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? इन 1 डे। पहले वरुण है तो पहले वरुण लिख देंगे,
वरुण कंप्लीट्स कितना पार्ट, क्या 1/, क्या एक्स डी क्या पूरा काम कंप्लीट कर लेगा, नहीं 1/x पार्ट कंप्लीट कर लेता है, ये उसकी एफिशिएंसी आ गई। नाउ इन वन डे अनिल कितना कंप्लीट कर लेता है पार्ट, अनिल कंप्लीट्स कितना पार्ट, हटा दो, अनिल कंप्लीट्स कितना पार्ट कंप्लीट कर लेगा, तो 1/x - 6 पार्ट, बस ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत मैजिकल सी वर्किंग है इसकी कि भाई अगर हमने एक्स डेज ले रखा है तो वन डे का वर्क 1/6 निकाल 1/x कर लो, और दूसरा x-6 ले रखा है इसको 1/x-6 कर लो, दो चीज़ें कर लो, ये एफिशिएंसी आ गई दोनों के एक एक दिन का काम। अब क्या करा, इफ बोथ अनिल एंड वरुण टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 4 days, भाई टोटल टाइम जो लगाया, टोटल टाइम टू कंप्लीट द वर्क, इसके बाद ये स्टेटमेंट लिखो, कंप्लीट द वर्क कितना डेज लग रहे हैं, 4 days, दोनों को कितने डेज लगे, दोनों मिल गए, पहले अलग अलग काम करते दोनों मिल गए, अब दोनों कंप्लीट करने में 4 days लग गए, टोटल टाइम हो गया। तो इन वन डे सारा का सारा काम जितनी भी डीलिंग है वो वन डे में करनी है, इन वन डे दे कंप्लीट दे कंप्लीट कितना पार्ट काम कर लेंगे, तो अगर दोनों मिल जाएं तो वो 1/4 पार्ट कर देंगे। देखो इक्वेशन क्या होती है मालूम है, इक्वेशन में एक कांस्टेंट चीज क्वेश्चन में गिवन होगी और वही टर्म हम लोग अपने टर्म्स में बना रहे होंगे, अपने टर्म्स मतलब एक्स के टर्म्स में बना रहे होंगे। क्या लगता है ये 1/4 पार्ट ही उनका दिया हुआ है, टोटल पार्ट जो कंप्लीट कर रहा है, और हम लोगों ने तो निकाला है दोनों का इंडिविजुअल। तो अगर इन दोनों का वन डे वर्क को ऐड करते हैं, इन दोनों का वन डे वर्क, ये है वरुण का, ये है अनिल का, इन दोनों के वन डे वर्क को अगर हम लोग ऐड कर दें बच्चे, तो वो किसके इक्वल होगा, इसी के तो इक्वल होगा। मेरी बात सहमत हो कि नहीं बताओ। तो एक तो वो लोग कुछ देते हैं, उसी के रिलेशन में हम अपनी टर्म्स बनाते हैं और उनको इक्वल करा देते हैं, क्योंकि इक्वल तो बराबर चीजें कराई जाएंगी ना। समझिए मेरी बात को, नहीं समझ पाए, इक्वेशन समझो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो ATQ इक्वेशन बन जाएगी, वन डे वर्क ऑफ वरुण का वन डे वर्क कितना है, 1/x है, अनिल का कितना है 1/x-6 है, प्लस करा दो, और दोनों मिल गए तो उन्होंने वर्क कंप्लीट तो करा, लेकिन वन डे वर्क ही बताना, 4 मतलब यहाँ गलतियां क्या होती हैं, बच्चा 4 लिखाता है 1/4 के बजाय, आप क्या लिखोगे, स्मार्ट हो आप, मुझसे पढ़ रहे हो भाई, स्मार्ट बच्चे बन गए हो, अब तुम क्या करोगे 1/4 लिख दोगे। मालूम गलती क्या है, 4 लिखाते हैं उसमें, मतलब लिटरली वन आई चेक द कॉपी से मुझे लगता है भाई सारी की सारी मेहनत चली जाती, क्योंकि यहाँ इक्वेशन फॉर्म ही गलत हो गई, पूरी मेहनत 5 नंबर क्वेश्चन चला गया, कितना अफसोस होता होगा। तो वही छोटी सी गलती कि रेसिप्रोकल नहीं किया, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ वो टाइम देगा तुमको रेसिप्रोकल करके एफिशिएंसी में ही क्वेश्चन को डील करना है, क्योंकि वन डे वर्क ही हम लोग निकाल रहे हैं, वन डे वर्क टोटल वर्क के बराबर नहीं हो सकता, टोटल टाइम के बराबर नहीं हो सकता, उसको रेसिप्रोकल करो, ठीक है ना। चलो बन गई क्वेश्चन, अब इसके बाद के काम तो कर लोगे, ठीक 5 मार्क अंदर करे, आगे बढ़ जाते हैं। ये वाटर टैप वाला क्वेश्चन भी एफिशिएंसी पे ही बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे भी इसकी वाटर टैप की एफिशिएंसी ही होती है। भाई एक वाटर टैप फिल कर रहा है टैंक को, तो कितनी देर में फिल कर रहा है, मान लो 5 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में क्या 5 घंटे का काम कर लेगा, नहीं कर पाएगा। कितना कर पाएगा, 1/5 पार्ट ही कंप्लीट कर पाएगा। चलो देखते हैं, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक टुगेदर का मतलब है कि सम होना है, 2 पार्ट आएंगे, दोनों को सम कराएंगे और दोनों को 22 होल 2/9 के इक्वल रख देंगे। क्या भाई ये तो टाइम है, हम तो एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। अच्छी खासी बात हमको पता है कि जो एफिशिएंसी है किसी भी काम करने की जो क्षमता है वो टाइम की रेसिप्रोकल है। अब जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो टाइम को रेसिप्रोकल कर देना। पहले टोटल टाइम लिख देते हैं, थोड़ा सा ईजी करने के लिए काम करते हैं। टोटल टाइम कितना दिया है, क्योंकि फ्रैक्शन में दिया है, यहाँ पे बड़ी गलतियाँ होती हैं। ये कन्वर्ट कर लो, 9 2 18 कैरी 1, 9 2 18 1, 198 प्लस 2 200, तो 200/9 मिनट्स लगते हैं, ठीक है ना। कितना टाइम लगता है टोटल। अब हमको मालूम क्या है, 2 वाटर टैप्स हैं, टोटल टाइम बता दिया। द टैप लार्जर डायमीटर टेक्स 10 मिनट लेसर देन, ऑब्वियस बात है, जो लार्जर डायमीटर उससे पानी तेजी से आएगा, ज़्यादा पानी आएगा तो वो कम टाइम लगाएगा, लेकिन स्मॉलर वाले से हमको टाइम नहीं पता है,
फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ईच टैंक कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब बच्चे मेरे ध्यान से देखो, हमको ना लार्जर डायमीटर वाले का टाइम, टोटल टाइम टेकन पता है, ना ही स्मॉलर का। लेट कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय, अच्छा कौन किस पे डिपेंडेंट है ये भी देख लो। लार्जर डायमीटर टेक्स 10 मिनट लेसर देन, लेस, ये देखो लेस देन स्मॉलर, इसको हाईलाइट कर लो, लेस देन द स्मॉलर वन। तो स्मॉलर का नहीं पता, स्मॉलर को लेट करेंगे। टाइम टेकन बाय टैप with smaller diameter, कितना, x hours, सॉरी मिनट्स में डीलिंग हो रही है, x मिनट्स, ठीक है ना। तो टाइम टेकन बाय टैप विद स्मॉलर डायमीटर x मिनट हो गया। तो सो अब लेट मत लिखना, टाइम टेकन बाय टैप विद लार्जर डायमीटर लिख दो। अब लार्जर डायमीटर का जो टाइम है कम लगा होगा, कितना, 10 मिनट्स लेस। तो x टोटल टाइम दे रखा था इसका, x माइनस 10 मिनट लग जाएंगे। फिर वही क्वेश्चन हो रहा पिछली बार जैसा, टाइम में नहीं बनानी इक्वेशन। अब बच्चे सोच रहे हैं सर एक काम करिए, इसको प्लस कराइए और इसके को लग दीजिए, इससे नहीं होगा। एफिशिएंसी में ही डील करना है, हम वन डे वर्क निकाल रहे हैं, हम पर मिनट का वर्क निकाल रहे हैं। एफिशिएंसी में ही डील करना है, एफिशिएंसी में ही डील करना है, एफिशिएंसी में ही डील करना है। बार बार बोल रहा हूँ, याद हो जाए तुम लोगों को इसलिए। तो अब बेटा एफिशिएंसी निकालते हैं। टाइम टेकन बाय टोटल टाइम x मिनट लगा, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट में, इन 1 मिनट। एफिशिएंसी निकालने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि 1 मिनट का निकाल लो, 1 आवर का निकालो। इन 1 मिनट टैप विथ स्मॉलर डायमीटर फिल, क्या लगता है पूरा टाइम फिल कर देगा? नहीं, 1/x पार्ट फिल करेगा, ठीक है ना। सिमिलरली इन 1 मिनट टैप विथ लार्जर डायमीटर फिल, कितना पार्ट फिल कर देगा? 1/x माइनस 10 पार्ट फिल कर देगा। बोलो इसकी एफिशिएंसी आ गई, इसकी एफिशिएंसी आ गई, इसकी एफिशिएंसी नहीं आई। दे बोथ इन 1 मिनट, यहां स्टार्ट करते हैं, यहां से क्या लिखेंगे, इन 1 मिनट दे बोथ कैन फिल, कितना पार्ट भाई, टोटल तो पैसे, टोटल टाइम तो 100/9 लग रहा था, इसी को रेसिप्रोकल कर दो, 9/200 पार्ट फिल, पूरे की पूरी 3 टर्म्स, पहला पाइप दूसरा पाइप, दो, पहला टैप दूसरा टैप, और दोनों का सम, तीनों टाइम के रिस्पेक्ट में लेट करा, बनाया एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में, और अब सब एफिशिएंसी में जब कन्वर्ट हो गया बच्चों, तो बस प्यारी सी इक्वेशन बना लेंगे। क्या है वो प्यारी सी इक्वेशन? टोटल टाइम का लगा है, टोटल एफिशिएंसी ही तो आएगी बाहर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखना। पहले वाले की एफिशिएंसी थी 1/x, दूसरे वाले की x 1/x माइनस 10, और दोनों के इक्वल 9/200। अगर आपने इसको रेसिप्रोकल ये 200/9 लिख दिया मेरे बच्चे, 100% मार्क्स चले जाएंगे, इसमें कोई दो रानी, पूरी मेहनत बेकार। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, मैं से उम्मीद कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू फिल अ स्विमिंग पूल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पेपर वाला, एग्जाम वाला क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। क्या होता है मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे जानते ही होंगे जो पढ़ते हैं। पेपर वाला 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक ये वाला, और जो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो यहाँ पे टाइम भी पूछा गया है, स्पीड डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन था ट्रेन वाला, वो भी 2025 का एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। इस वाले को देखो, टू फिल अ स्विमिंग पूल, टू पाइप्स आर टू बी यूज्ड, फिर से 2 पाइप आ गए हैं, एक लार्जर डायमीटर है, 4 आवर्स ले रहा है, स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स, ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड, find how long it would take for each pipe to fill the pool separately if the pipe smaller diameter takes 10 hours more than, ये मिल गया। देखो यहाँ पे सबसे ही देखो कौन किससे ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो भाई स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 hours मोर देन द लार्जर डायमीटर टू फिल द टैंक। अच्छा अब फुल टैंक फिल करना है, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनती है वो देख लो। सबसे पहले आप लेट कर लो, सारा का सारा केस बिल्कुल सेम है। जब आप दोनों की एफिशिएंसी निकालोगे, पहले टाइप की दूसरे टाइप की, ठीक है ना, पहले टाइप की और दूसरे टाइप की एफिशिएंसी निकाल लोगे,
और उसकी जब इक्वल टू में रखने की बारी आएगी तो उसने पिछली बार में तो दे रखा था भैया टाइम दे रखा है, एफिशिएंसी निकाल आई थी। अब यहाँ पे जो टैंक है, एफिशिएंसी का मतलब टैंक कितना पार्ट फिल हो गया, यही तो निकाल रहे हैं हम लोग। तो जो यहाँ पर टैंक का पार्ट फिल होगा वो हाफ पार्ट ही फिल हुआ है, तो दोनों का सम करा के इक्वल टू में 1 नहीं रखोगे, 1/2 पार्ट रख दोगे, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो लेट थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं। टाइम टेकन बाय, कौन किस पे डिपेंडेंट है, 10 आर मोर देन किससे, पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, टाइम टेकन बाय लार्जर लिख दे रहा हूँ मैं, समझ जाना अपने आप, लार्जर टैप लिख देते हैं, ये समझ, हालांकि वो लार्जर डायमीटर है, वो हो गया एक्स, आर्स में डील हो रही है, आर्स में हो रहा है तो आर लिखेंगे। लेट टाइम टेकन बाय ये, तो सो टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर की अगर बात कर लेंगे, अगर उसे खोल दिया जाए और कहीं अब फिल कर रहा है तो ये वाला एक्स स्मॉलर डायमीटर एक्स प्लस 10 आवर्स लेगा, एक्स प्लस 10 आवर्स ले लेगा। ठीक है बच्चे लोग, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि दोनों का टाइम दे दिया, 2 पाइप्स आर टू बी यूज इफ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर इज यूज फॉर 4 आवर्स, वो 4 आवर्स के लिए यूज हो रहे हैं। एफिशिएंसी अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, 1 आवर की निकालते हैं, 1 आवर की निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही काम करो, इन 1 आवर लार्जर वाला कितना ले रहा है, 1/x पार्ट फिल कर देगा, लेकिन वो तो 4 घंटे से चल रहा है, किससे चल रहा है, 4 आवर्स, तो मैं यहीं पे इन 4 आवर्स देख लेंगे भाई कितना पार्ट फिल हो गया, तो लार्जर वाला भाई 1 घंटे 1/x पार्ट कर रहा है, तो 4 घंटे में 4 आवर्स में कितना करेगा, 4 मल्टीप्लाई विथ 1/x, 4 मल्टीप्लाई 1/x मतलब 4/x पार्ट फिल कर दे 4 घंटे में। अब सिमिलरली इन 1 आवर, पहले 1 आवर लिखो, 1 आवर स्मॉलर वाला देखो, स्मॉलर वाला कितना पार्ट फिल करेगा, x 1/x प्लस 10 पार्ट फिल कर देगा, लेकिन स्मॉलर वाला कितनी देर तक चलता रहा, 9 घंटे तक चलता रहा, तो उसको टोटल अगर देखें कि 9 आवर्स में कितना पार्ट फिल कर देगा, क्या 1/x प्लस नहीं करेगा, नहीं, 9 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 10 पार्ट फिल कर देगा, मतलब 9/x प्लस 10 पार्ट फिल कर दिया। ठीक, और दोनों ऐसा काम करने पे जो टैंक फिल हो पाया, क्या पूरा फिल हो गया, नहीं, जब 4 घंटे ये वाला चला, 9 घंटे ये चला, ओनली हाफ ऑफ द पूल, कितना पूल फिल हुआ, ऐसा नहीं तो इसने 4 घंटे में कितना पार्ट फिल करा है, 4/x, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इक्वेशन सॉरी क्या बन जाएगी, इसका 4 आवर्स का पार्ट निकाल लो तो 4/x पार्ट फिल कर दिया, इसने 9 घंटे में कितना करा, 9/x प्लस 10 पार्ट फिल कर दिया, और दोनों ने मिल करके जब फिल किया तो पूरा टैंक फिल ही नहीं किया, तो एफिशिएंसी तो आधी हुई ना, टैंक तो खाली आया था, तो 1/2 लिखते हैं। अब बताओ सॉल्व कर लोगे, बन गई इक्वेशन, इसके बाद का काम आपको मालूम ही है, यहाँ तक बना लिया, आपको 3 नंबर बन जाते हैं आपके, और सॉरी हाँ इस वाले में 3 नंबर बन जाएंगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे 1 नंबर, और जो उसका फाइनल आंसर दोगे उसका 1 नंबर और। चलो बढ़िया क्वेश्चन था, 1 नंबर क्वेश्चन था भाई, इसको रखो अपनी लिस्ट में, जब प्रैक्टिस करोगे रिवीजन करोगे तो इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, इस पे नहीं, प्रीवियस वाले पे। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। अब आते तीसरे टाइप क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, ये मैं पता नहीं क्यों, मतलब मेरी गट फीलिंग कह रही है कि इस बार ये क्वेश्चन जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ राइट नाउ, ये वाला या डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा भाई, ये आगे तो जैकपॉट है, बहुत क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियाँ करेंगे, बट आप नहीं करोगे अब, ठीक है ना, आप नहीं करोगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप करना मत गलती से भी। आ गया होगा समझ में, ठीक है, नहीं आया तो इस क्वेश्चन को वापस से देखना, ठीक है, वापस से जाओ, वापस से देखो। चलो, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 88 इफ द लार्जर नंबर इज 5। जैसे ये जो नंबर भी इस क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर्स आ गए हैं, कितने नंबर्स आ गए हैं, 2, कितने नंबर्स आ गए हैं, 2 नंबर्स, 2 नंबर्स आ गए हैं, एक स्मॉलर होगा, एक ग्रेटर होगा, एक स्मॉलर होगा मतलब, और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 88। तो मैं एक नंबर लेट कर रहा हूँ x से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सहारा ले रहा हूँ दूसरे वेरिएबल का, x² और दूसरा वाला ये तो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 88, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 88, ये तो कह रहा है। अच्छा इस एक मिनट रुकना, अभी बस एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा ताकि क्वेश्चन आपको 2 वेरिएबल के बिना भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे, if the difference of squares of 2 number is 88, if the larger number is 5 less than twice, क्योंकि इसमें ना बाद वाली कंडीशन दे दी, एक्चुअली जब मुझे ये लार्जर नंबर और स्मॉल नंबर में कोई कंडीशन नहीं मिलती तो मैं x और y लेता, बट अभी नहीं लेना है, अभी आप क्वेश्चन को पीछे से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, लाइक यहाँ से इस फुल स्टॉप, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पहले फुल स्टॉप तक की पहली कंडीशन बना देते हैं,
वहाँ से जो इनपुट करना है उसकी चीज़ें लिख लेते हैं और फिर उसका इक्वेशन बनाते हैं। इसमें बाद वाले से बनेगा लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर। स्मॉलर नंबर, ये वाला क्वेश्चन अगर आपने इधर से बनाना स्टार्ट किया एक्स वाई लेके तो प्रॉब्लम आएगी। वो भी जाएगा लेकिन ये ज़्यादा आसान है। लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स, तो बेटा लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, वो लिखो लार्जर नंबर। क्या कह रहा है, लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। जब भी कभी ऐसा है तो जो स्मॉलर नंबर से पहले लिखा है, जस्ट पहले, वो क्या लिखा है ट्वाइस, तो पहले ट्वाइस करना नंबर का, ट्वाइस कर दिया और उसके बाद क्या लिखा है 5 लेस देन, फिर 5 करना। ये ऐसे बनाया जाता है। अगर आपको नहीं आता है वैसे तो ये 6th-7th में आपको एक्सप्रेशन बनाने सिखा दिए जाते हैं, ठीक है, बट फिर भी नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अभी सीख लो, काय के लिए बैठे भैया। देखो लेट स्मॉलर नंबर भी x, लार्जर नंबर 2x - 5 हो जाएगा। अब इक्वेशन बनाएंगे प्यार से। क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, नंबर नहीं स्क्वायर, स्क्वायर्स स्क्वायर स्क्वायर, क्या किस चीज का स्क्वायर, नंबर्स का। तो लार्जर नंबर को ही पहले लिखेंगे क्योंकि लार्जर नंबर का स्क्वायर ही बड़ा होगा और छोटे वाले नंबर को बाद में लिखेंगे और इसका स्क्वायर भी लार्जर वाले से कम होगा क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। अच्छा यहीं पर अगर वो क्वेश्चन ट्रिक कर देता, भाई कॉम्पिटेंसी में चला जाता है, यहाँ पे -88 लिख देता, तब इक्वेशन का ना फॉर्मेट चेंज होता, पहले एक्स स्क्वायर आता, फिर माइनस आता, फिर 2x स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर आता और फिर 88 आता। मालूम है क्यों, मतलब -88 ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम स्मॉलर नंबर के स्क्वायर में से ग्रेटर नंबर के स्क्वायर को माइनस कराएंगे, जब स्मॉलर में से ग्रेटर माइनस कराएंगे तभी तो नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव तभी आ पाता। अगर मैं इसको पहले लिख देता बड़े वाले को तो पॉजिटिव आता, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इक्वेशन कभी इक्विलिब्रियम होती नहीं, बराबर होती नहीं, ठीक है ना। मैं इक्वल भी करानी। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करेंगे, 4x स्क्वायर, क्या करा मेरे बच्चे, हाँ इसका स्क्वायर फटाफट से खोलते हैं, a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। बच्चे यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं। मुझे तो इतनी गुस्सा आती है कि लिटरली वो यहाँ पे भी नहीं, मालूम है क्या करते हैं कुछ बच्चे इतने महान हैं। आज ही मैं चेक कर रहा हूँ आंसर स्क्रिप्ट, तो मैं देख रहा हूँ वो ऐसे लिख रहे 4x स्क्वायर -25। अरे मेरे भाई क्या पागल हो गए हो क्या, a - b का होल स्क्वायर लगा है, आप प्लीज़ मत करना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में गलती हो गई तो भाई हो गई। a - b का होल स्क्वायर ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, 5 2 10 10 2 20 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर ही ले आओ ताकि क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट एक इक्वल टू में 0 होना चाहिए। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 20x 25 माइनस 88, 8 में से 5 3, 8 में से 2 6 माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। बना लो, x की वैल्यू निकाल लो, ठीक। चलो अगले पे आओ। 3 consecutive positive integers are such that the sum of the square of the first and the product of the other two is first। बड़े प्यारा क्वेश्चन है। 3 consecutive positive integers, लेट कर लो, लेट a positive consecutive integer dx, a positive next कॉन्जिक्यूटिव, या नेक्स्ट ना लिखो सेकंड लिखो क्योंकि 3 आ रहे हैं ना, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, तो अ हो गया, फिर उसके बाद सेकंड, या तो यहाँ अ लिखा यहाँ फर्स्ट लिख देना, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, फिर ये हो जाएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव में तो हम क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स तो 1 प्लस करा के मिल जाते हैं हमको, तो x + 1 हो जाएगा और जो थर्ड वाला होगा वो x + 1 + 1 मतलब x + 2। अब क्या कह रहे हैं, इक्वेशन में आते हैं, कह रहा है कि सम, हमें पे क्या पता करना है, सम। अच्छा भैया अभी सम का सिंबल लगा दिया, चलो सम करना है, सिंबल लगा दिया। स्क्वायर, अच्छा भैया किसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, बस इसी का स्क्वायर बोल रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर, सम किसके इसके बीच कराना है, जहाँ से एंड लग गया वहाँ से अलग बंदा हो गया, पहला बंदा क्या है फर्स्ट नंबर का क्या कराया स्क्वायर कराया, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, तो बचे हुए दो कौन है x + 1 और x + 2, इन दोनों का प्रोडक्ट और उनका सम किसके इक्वल है 46। कितने प्यार से बन गई इक्वेशन, देखो x स्क्वायर 1 + 2 + 1 + 2 3, 3x + 2 1 2 इक्वल टू, और इसको भी इधर ही भेज दो अगर, तो कितना हो जाएगा माइनस का 46, x स्क्वायर + x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x - 44 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है।
प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं क्योंकि इंटीजर है तो हम दोनों को लेंगे। इस स्पीड में हम लोग जो प्लस वाली वैल्यू हो रहा है तो उसको ले रहे थे क्योंकि स्पीड कुछ ना कुछ तो होती है, नेगेटिव तो होगी नहीं, करेक्ट है। और फिर उसके बाद हमारे पास जब क्वेश्चन आए थे एफिशिएंसी वाला, एफिशिएंसी में कुछ ना कुछ तो काम किया गया है, टाइम तो लगा ही है, टाइम नेगेटिव तो होगा नहीं तो नेगेटिव वाले को छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके चलने हैं, ठीक, दोनों को लेकर के ही आंसर देने, नहीं दोगे तो फिर से मार्क्स कटेंगे, मैं बता रहा हूँ। The difference of two numbers is 4, the difference of their reciprocal is 4 upon 21। इस वाले में देखा ना कि जब भी आपको डिफरेंस देगा ना बच्चे, जब भी आपको डिफरेंस देगा, क्या देगा, टू नंबर का डिफरेंस, तो एक लार्जर नंबर होगा एक स्मॉलर होगा, तो लेट कर लो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जो लार्जर नंबर है ना उसको लेट कर लिया करो, लेट लार्जर नंबर बी एक्स। अब देखो ऐसा है, मान लो ये लार्जर नंबर है माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू, ये तो 4 है, करेक्ट। अगर लार्जर नंबर x है तो मुझे स्मॉलर पता करना है, तो मैं लार्जर में से स्मॉल जो डिफरेंस है उसको क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, तो स्मॉलर मिल जाएगा। या कभी भी स्मॉलर नंबर, देखो जैसे छोटा एग्जांपल देखो, मान लो लिखा है 7 और ये 4, 7 माइनस 4 क्या होता है बच्चे, ठीक है। ये लार्जर नंबर, ये स्मॉलर नंबर, और उसका डिफरेंस क्या है 3 है, बहुत ध्यान समझना बात को। तो क्या कभी भी डिफरेंस, कभी भी जो डिफरेंस है क्या वो लार्जर नंबर से बड़ा आ सकता है, नहीं आएगा, कभी नहीं होगा। डिफरेंस तो छोटे नंबर स्मॉलर से भी कम ही जाएगा, है ना। क्या स्मॉलर नंबर कभी भी, क्या स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर से ग्रेटर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। जो स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर से छोटा ही होगा। अब कितना छोटा होगा, जितना डिफरेंस है उतना छोटा होगा। भाई 4 जो है, जो स्मॉलर नंबर है वो 7 से कितना छोटा है, 7 माइनस 3, ठीक है ना, 3 ही अंक तो छोटा है, ठीक। तो लार्जर नंबर अगर एक्स कर लिया और डिफरेंस लिख देते हैं, चलो गिवन क्या है डिफरेंस, डिफरेंस कितना गिवन है 4, तो बेटा जो स्मॉलर नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई मत लेना, डायरेक्टली बना सकते हो, लार्जर नंबर में से डिफरेंस को माइनस कर, अगर प्लस कर दोगे तो क्या स्मॉलर नंबर लार्जर से बड़ा नहीं हो जाएगा। भाई अगर स्मॉल लार्जर नंबर एक्स है और तुमने यहाँ पे कर दिया प्लस, तो ये तो बड़े नंबर मतलब लार्जर नंबर से क्या हो जाएगा, स्मॉल नंबर ग्रेटर निकल जाएगा, तो गलत हो जाएगा, तो माइनस कर देना, इसको इस बात से याद रखो, बस खत्म। इफ द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, एक इक्वेशन बना लो, 1 अपॉन एक्स माइनस 4। अच्छा डिफरेंस आ गया, डिफरेंस करते वक्त ध्यान देते हैं, कौन सा नंबर, अभी देखो पहले मैं ये पॉजिटिव है, अब बताओ कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, ये वाला की है। अब ध्यान से देखना, अभी तक तो आपको पता है लार्जर नंबर तो लार्जर भी बड़ा नंबर है, लेकिन रेसिप्रोकल करते वक्त कौन सा नंबर ग्रेटर हो जाएगा, ये की है, ध्यान से सोच के बताओ। भाई देखो मैंने कहा एक लिखा है 1/5, 1/6, एक लिखा है 1/4, कौन सा नंबर ग्रेटर है, बताओ कौन, नंबर नहीं, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, 1/6 से 1/4, बताओ कौन सा है, 100% कौन सा वाला ग्रेटर हो जाएगा, जिसमें डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है, इसका डिनोमिनेटर क्या होता है, स्मॉलर होता है। अब भाई ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर है, तो क्या ये मैंने सही लिखा, नहीं। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो गया, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो गया, जब रेसिप्रोकल करें तो फ्रैक्शन बन गया, तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ये वाला। तो 1/x माइनस 4 को पहले लिखना, 1/x को बाद में लिखना, यही इसकी की पॉइंट है। सॉल्व कर लोगे आई गेस, ठीक है, एलसीएम लेकर के। 2 ईयर्स अगो, अब ये टाइप 4 पढ़ लो, यहाँ पे एज वाले क्वेश्चन है, एज वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 ईयर्स अगो मैंस एज वॉज, ये जो 2 ईयर्स अगो वाला है ये इसको ध्यान से देखना, इसमें क्या होगा, प्रेजेंट है, फिर हम लोग पास्ट में गए हैं और वहाँ से फिर हमको फ्यूचर में भी एक कंडीशन दे दी है। जब प्रेजेंट में जाएंगे तो एज को, ईयर्स को नेगेटिव यानी माइनस करना और यहाँ बढ़ा देना, ठीक। अब देखो, और इसे बनाना किसमें, पास्ट में जाके बनाना, ज़्यादा आसान रहेगा। 2 ईयर्स अगो मैंस एज वॉज 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, तो लेट 2 years ago सन की एज ऑफ सन बी कितने ईयर्स, x ईयर्स। तो 2 years ago फादर की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी, देखो 2 years ago मैंस एज वॉज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स से पहले आओ, सन की एज का पहले स्क्वायर कराओ और उसका 3 टाइम करा, ये 2 years अगो की एज हो गई। 3 years हेंस का मतलब क्या है, ये 2 years अगो गए हैं -2 पे और यहाँ पर अगर आएंगे तो +3,
तो अगर यहाँ -2 है तो बेटा यहाँ आने के लिए +2 तो कराना ही पड़ेगा। तो प्रेजेंट एज जरा पता कर लो दोनों कितनी है, कितना आसान हो जाएगा देखना भी। प्रेजेंट एज ऑफ सन बेटा आज से 2 साल पहले कितनी थी x, तो अब कितनी हो गई 2 साल बढ़ गई, x + 2 ईयर्स हो गई। प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी हो गई, पहले 3x² थी, अभी कितनी हो गई, ये भी 2 बढ़ गई। ये हम प्रेजेंट पे पहुंच गए, ये हम कहाँ पहुंचे, प्रेजेंट एज पे पहुंच गए। लेकिन हमको जो इक्वेशन बनानी है बाद में वो 3 ईयर्स हेंस है, 3 साल बाद ही बनानी है। तो आफ्टर 3 ईयर्स कितनी हो जाएगी, ये भी लिख देंगे। आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स क्या हुआ, एज ऑफ सन चेंज हो गई, x + 2 थी, x + 2 + 3 यानी कि x + 5 ईयर्स हो गई। जबकि आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ फादर कितनी हो गई, एज ऑफ फादर कितनी, एज ऑफ फादर कितनी हो गई, 3x² + 2 थी +3 और कर दिया, तो ये बन गई 3x² + 5 ईयर, 3x² + 5। अरे बच्चों समझ में आ रहा है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब पास्ट में जाकर के एज को लेट करो और फिर प्रेजेंट में लाओ, और प्रेजेंट में लाने के बाद वो प्रेजेंट एज में ही सारा का सारा गेम करना है। पहले फ्यूचर पे गए फिर बनाते हैं, अब इक्वेशन बनाते हैं, क्या बनेगी, क्या कह रहा है कि 3 साल बाद हुआ क्या, 3 साल बाद 3 ईयर्स हेंस हिज एज, हिज मतलब कौन, सन, नहीं सॉरी मैन, तो जो फादर की एज है वो 4 टाइम्स हिज सन एज हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखोगे, आपने लिखा फादर की एज सन की एज की, तो जिसकी एज की होती है उसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे सन की, यहाँ लिखेंगे सन की, यहाँ लिखेंगे फादर की। आफ्टर 3 ईयर हेंस के बाद वाली, यहाँ पर आओ, सन की एज क्या है x + 5, क्या लिखी x + 5, फादर की इधर लिख दो, फादर की इधर लिख दो 3x² + 5। अच्छा अभी मुझे इक्वल लगाना नहीं चाहिए तो मैं इक्वल भी हटाता हूँ, आपको बताऊँ कब इक्वल लगेगा। एक दोनों की एज लिख दी। अभी क्वेश्चन बनाने का तरीका देखो, क्या कह रहा है कि एज विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज। अभी ये इक्वल नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको 4 ईयर्स से 4 टाइम्स कराया, अब फादर की बराबर हो गई, अब फादर की बराबर हो गई। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। 3x² + 5 = 4x + 20, आपको इधर भेजा, तो 3x² - 4x + 5 - 20 = 0, तो 3x² - 4x - 15 = 0, x की वैल्यू आ जाएंगी। नेगेटिव वाले को छोड़ देना, एज के भी नेगेटिव हो ही सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाले को लेके दोनों पूरा करना। अच्छा प्रेजेंट एज करना, तो प्रेजेंट एज वाली निकालना बेटा, जितनी भी एक्स है उसमें +2 कराना, जितनी भी एक्स है ये है कि ये इन दोनों प्रेजेंट एज पे रखना। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अशॉप, ये टाइप 5 है। शॉपकीपर, वो मैंने वो बिफोर एज वाला इसलिए लिया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू। शॉपकीपर बाय सम बुक्स फॉर 80। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देख लो, ऐसे ही एक पिकनिक वाला क्वेश्चन है, एक ऐसे ही रो एंड वो ऑडिटोरियम वाला क्वेश्चन है। इसमें ऑडिटोरियम में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर सिटिंग इन पर्टिकुलर रो वाला क्वेश्चन है, वो भी कुछ इसी बेस पे ही है, समझना ध्यान से। अ शॉपकीपर बाय सम बुक्स फॉर 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ में उसने बुक्स बाय कर ली, और पता नहीं कितनी। इफ़ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स, पहले कुछ तो ली होंगी, फाइंड नंबर ऑफ बुक्स, लास्ट पे आ जाओ, फाइंड नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट, लेट नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट बी एक्स नंबर ऑफ बुक्स परचेज कर ली, 80 रुपीज़ में परचेज करी है। टोटल अमाउंट अगर मैं लिख लूँ इसका अभी, वो उसने देती 80 रुपीज़। तो आप मुझे बताओ कि एक बुक का प्राइस कितना हुआ, यूनिटरी मेथड तो आता ही होगा। प्राइस ऑफ 1 बुक, भैया 80 रुपये में सारी खरीदी हैं, एक्स खरीदी हैं, डिवाइड कर देते हो, ये तो हो जाएगा। कितने रुपए आ गए एक बुक का प्राइस। अब क्या कह रहा है, इफ़ यू हैड बॉट 4 मोर बुक्स, तो अब नंबर ऑफ बुक्स हो गई चेंज, तो नंबर ऑफ बुक्स जहाँ पर एक्स थी अब हो गई एक्स प्लस 4 मोर बुक, एक्स प्लस 4। अब क्या होगा, तो अब सिंपल सी बात है, अब अगर नंबर ऑफ बुक्स ज़्यादा परचेज करी तो हर एक बुक का पैसे तो नहीं है, 80 रुपये ही उसके पास, अब दूसरी क्वालिटी की परचेज कर लेगा ऑब्वियसली, या कुछ जिसमें पेपर क्वालिटी नहीं अच्छी होगी वाली परचेज कर लेगा, पुरानी ले लेगा, जो भी है यूज़ ले लेगा। तो उस पर क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स बढ़ानी है, तो अब उसके पर बुक का प्राइस कम हो गया होगा, तो नंबर ऑफ बुक्स अगर ये कर लिया है तो प्राइस ऑफ 1 बुक निकाल लो, कितनी हो जाएगी, प्राइस ऑफ 1 बुक जो पहले 80/x थी वो अब 80/x + 4 हो गई। सिंपल सी बात है कि अगर नंबर ऑफ बुक्स ज़्यादा हैं तो हर एक की कॉस्ट कम हो गई होगी। कौन सी कॉस्ट कम है, ये वाली कि ये वाली, जहाँ नंबर ऑफ बुक्स पड़ी। भाई मेरे पास 100 रुपये है,
मैं गया पेन लेने। अगर मैंने 10 पेन लेने हैं तो हर एक की कॉस्ट 10 रुपये होगी। मुझे 15 अगर मुझे 20 लेने तो हर एक की कॉस्ट क्या बोलते हैं 5 अगर 20 पेन लेने तो हर एक कॉस्ट 5 रुपये होगी, कम हो गई होगी ना भाई। ठीक है, तो वहाँ पर आपको समझना है कि अब मैंने 5 रुपये वाला पेन लिया है तब मैं 20 ले पाऊँगा। तो अगर इसकी कॉस्ट यानी कम है, इसमें एक बुक की कॉस्ट ये वाली कम है, ये वाली ज़्यादा है। और फ्रैक्शन ग्रुप में देखोगे तो मैंने आपको कई बार बताया है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो वो वैल्यू एक्चुअली छोटी होती है। ये फ्रैक्शन में छोटा है और ये फ्रैक्शन में बड़ा है दोनों वन बुक की प्राइस। अब उसने क्या कहा, जब वो इसने ऐसा करा तो हर एक बुक की कॉस्ट लगभग 1 रुपये कम हो गई। पहले बुक की प्राइस कितना था 80/x और फिर 80/x+4, ये वाली बुक का प्राइस कम है तो ज़्यादा प्राइस में से माइनस करा दो कम वाले प्राइस को। भाई किसके इक्वल है, कितना आसान है यार, समझो ना। ये ज़्यादा अमाउंट है, ये कम वाला है, इसमें नंबर ऑफ बुक ज़्यादा दिख रहे हैं। 80 कॉमन लेके वैसे ही प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, एडवांस देखो 6 पार्ट देखो। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर, कुछ ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस भी लाए हैं आपके लिए। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400। दो स्क्वायर दोनों अलग अलग साइड के हैं, ठीक है ना भाई, और दोनों का जो एरिया का सम है वो 400 है। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16। इसमें से थोड़ा सा हम लोग 2 वेरिएबल का सहारा ले लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। फिर आइडेंटिटीज भी लगेंगी इसमें। एक मान लो एक की साइड एक्स, दूसरे की ये दे रखी है, ठीक है। सम ऑफ द एरियाज, अगर मैं 80 पहला बना दूँ, थोड़ा डायरेक्टली बना रहा हूँ, तो वो होगा x² + y² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400। कोशिश करूँगा कि आइडेंटिटीज ना लगे। जबकि दोबारा अगर मैं 80 दोबारा बना रहा हूँ, ये तो था 80(1) 80(2), ये 2 वेरिएबल आ गए। इधर डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो पहले का पेरीमीटर 4x है, दूसरे का 4। इसको देखते हुए ऐसा लगा तो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसको, x और y लिखना भी सेम थोड़ा सा, ये x और y, ठीक है ना। 4x और 4y का दोनों का डिफरेंस कितना है 16 के इक्वल है। तो अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो x - y = 16 हो जाएगा, तो यानी कि x - y = कैंसिल आउट करा के 4 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4 + y, ठीक है। अब इसको यहाँ पे चिपका दो x के प्लेस पे, तो कितना हो जाएगा 4 + y। समझना बच्चे, मैं इक्वेशन बना दूंगा फिर आप कर लेना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू चिपकाओगे तो 4 + y² + y² इज इक्वल टू 400। फुल स्क्वायर ओपन कर लो, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y² प्लस 4 2 = 8y प्लस y² इज इक्वल टू 400। ये कितना हो जाएगा y² + y² 2y² प्लस 8y, और इधर ला करके 6 + 16 - 400 करा लेना, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक। इस वाले क्वेश्चन को भी अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, इस पे आते हैं। पेरीमीटर ऑफ राइट ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। हम लोगों ने क्या बनाया, एक राइट एंगल। अब जैसे ज्योमेट्री आ गई तो ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज लगने लगेंगी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बेहतरीन तरीका होता है इक्वल लाने का, पाइथागोरस थ्योरम, खत्म। पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 16, तीनों का सम क्या है 16 है। पेरीमीटर कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर दे रखा है। हाइपोटेनस 25 दे दिया है। फॉर अ वाइल मान लेते हैं कि ये वाली साइड x है, तो ये वाली कितनी होगी, तो आप सोचो, मैं थोड़ी देर के लिए इसको y दे देता हूँ। तो y + x, मैं x में ही क्वेश्चन चलाऊंगा ऑल दो, और 25, इन तीनों का सम ही तो 60 के इक्वल होगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 - 25 - x, यानी कि 10 में 5 5 और 5 में 2 3, ठीक है, माइनस x। तो दूसरी वाली साइड ये आ गई। अब क्या, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, तो ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमको पता करना तो हाफ बेस इनटू हाइट लगाते हैं। कुछ मिसिंग तो देखते हैं, 1/2 1/2 आ जाएगा। देखो x 1/2 लिखा, x के प्लेस पे तो x लिखना, क्योंकि हम x के इक्वेशन में चाह रहे हैं, x के टर्म में चाह रहे हैं। y के प्लेस पे 35 माइनस x लिखते हैं, 35 माइनस x, ठीक। अब कह रहा है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब करना क्या इसमें, एक तरीका है, आपको हेरोन्स फॉर्मूला क्लास 9 का आता होगा, उसको लगा देना, ठीक। ऑल्दो बड़ी लंबी सी इक्वेशन बन जाएगी इसकी, बट उसको करना ही पड़ेगा। यहाँ से इक्वेशन आएगी, यहाँ पे आपको एरिया निकल आएगा। फिर उसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला लगा करके, अब मैं इस y को हटा करके, क्योंकि हमें y चाहिए नहीं है, इस y के प्लेस पे मैं 35 माइनस x लिख देता हूँ, ठीक है ना।
35 माइनस एक्स लिख देता हूँ। तो एक तरीका हो गया एरिया लाने का, ये वाला। अच्छा हाँ, एक इक्वेशन यहाँ से बन सकती है कि अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, मैं क्या लगा दूँ, हाँ, तो यही करना आप सबसे आसान तरीका। यहाँ पे ला कर छोड़ दो, एक्सप्रेशन बना करके कितना हो जाएगा 1/2 35x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका एरिया का एक वो मतलब एक टर्म बन गया। ठीक है, अब इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको लगाना क्या पड़ेगा, इसमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। फिर भी आई वांट चेक इट 25 ठीक है। अब लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स का, तो क्या हो जाएगा 35 का स्क्वायर। चलो थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ। नंबर विच इज एंडेड विथ 5 उसका स्क्वायर निकालने का तरीका आप पहले भी देख चुके होगे, बट नहीं देखा इसने वो देख लें। 35 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो अब बस 5 देखो, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ जो भी नंबर लिखा है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करा दो जो कि 12 आता है, और यही इसके बगल में चिपका दो। अब ये प्रोसेस कहीं पे भी फॉलो हो जाएगा। मान लो 75 एक बड़ा नंबर इसका स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 कराया, 7 के बाद कौन होता है 8, इसको मल्टीप्लाई कराया 50 से, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर मुझे 35 का स्क्वायर करना है तो 1225 आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 35 टू 70 70x प्लस एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर तो 625 होता ही है, x प्लस एक्स 2x स्क्वायर और माइनस 70x, और 12 टू 5 में जब ये माइनस कराओगे तो कितना आएगा 5 माइनस 5 0, 2 में 2 0 एंड 12 में 6। ठीक है, प्लस अब इसको फैक्टराइज करा के x की वैल्यू निकाल लोगे, दो वैल्यूज आ जाएंगी, उसको यहाँ चिपका दोगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले एरिया लिख दिया था, ऑल्दो नहीं लिखना चाहिए शायद। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट करोगे एंड हियर यू विल गेट द आंसर। माइनस वाले को छोड़ देना क्योंकि नेगेटिव वाला हम लोग साइड में नहीं लेते हैं। ठीक, तो आई होप सो कि ये वाले जितने भी मैंने लेक्चर आपको यहाँ पर जो पढ़ाया, मैं डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू अगेन, फिर से एंड ऑफ द लेक्चर आई वांट टू टेल यू पीपल कि इस वक्त बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ो। बस एक मंथ है आपके पास, मेहनत कर लो, पूरे का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा आपका, बेहतरीन मार्क्स ले आओगे। ठीक, इस वाले लेक्चर को पूरा का पूरा देखा होगा आपने, नहीं देखा प्लीज़ देखो। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आने वाला, हम टेलिंग यू। ठीक है ना, और ये एक्सपीरियंसेस है, उसके अलावा एक्सपीरियंस के अलावा जो पुरानी बुक्स को मैंने स्टडी करके ये क्वेश्चन निकाले हैं उसका ही ये एक तरह से ये फ्रूट है जो आपको मिल रहा है यहाँ पर। ठीक, तो चलो फिर एंड करते हैं इस लेक्चर को, और नेक्स्ट क्लास में आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।